नमस्कार, आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जस्ट टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा शुक्ला और चर्चा द ट्रुथ के साथ फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। चर्चा द ट्रुथ में हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं किसी विषय पर उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं, उसकी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ये वो सच्चाइयाँ होती हैं जिनका सीधे सीधे जनता से बड़ा सरोकार रहता है। और इसीलिए भारत में बड़ा सरोकार तो उन भारतीय न्याय संहिता उन कानूनों से भी है जिसे कि सीआरपीसी को स्क्रैप करके उनकी जगह पर लाया गया है। केंद्र सरकार कहती है कि इन कानूनों के ज़रिए वो ब्रिटिश हुकूमत की छाप यानी कि कॉलोनाइजेशन की जो बात थी उससे भारत को एक नया युग देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, वो कहती है कि ये जो कानून है ये काले कानूनों की तरह है और इनमें कई सारे क्लॉज, कई सारे जो प्रावधान है वो ऐसे हैं जिससे कि जनता का शासन नहीं बल्कि पुलिस का शासन स्थापित करने की कोशिश में सत्ता दिख रही है। इसलिए हमने कांग्रेस के एक बेहद ही मजे हुए कानून के जानकार, लीगल एक्सपर्ट और जाने माने लॉयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। मलिक जावेद अंसारी कांग्रेस के प्रवक्ता भी है। मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका चर्चा द ट्रुथ में। भारतीय न्याय संहिता हो या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून लाया है केंद्र सरकार ने और किस तरीके से लाया गया ये कानून, इस पर भी कांग्रेस आपत्ति जताती रही है। लेकिन अब ये कानून लागू हो चुका है जुलाई महीने की शुरुआत से ही। लेकिन एक एक करके जो भी मामले इसके तहत दर्ज हो रहे हैं उन मामलों पर काफ़ी बहस हो रही है, काफ़ी उसको लेकर डिस्कशंस चल रही हैं कि ये कानून क्या वाकई में जनता का शासन स्थापित कर रहे हैं या फिर पुलिस का शासन स्थापित कर रहे हैं। पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे यही समझना चाहती हूँ कि कांग्रेस को इन कानूनों से पहली आपत्ति क्या है। देखिए नेहा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने मुद्दा चुना है और ये इतना आसान नहीं होगा किसी भी लॉयर के लिए, किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के लिए या किसी भी पुलिस विभाग के अधिकारी के लिए कि इन कानूनों पर विस्तार से चर्चा कर सके, क्योंकि अभी तक धाराएं किसी को भी नहीं पता क्या धाराएं हैं, क्योंकि 20 साल लगते हैं एक लॉयर को, एक पुलिस ऑफिसर को, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कानून को समझने में, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को समझने में। लेकिन जिस तरीके से आनन फानन में भाजपा की सरकार ने ये कानून पास कराए पार्लियामेंट में, उसमें सबसे पहला जो कमी है वो ये कमी है कि 25% देश के सांसद जो थे वो सस्पेंड थे और ये आनन फानन में कानून को पास कर दिया गया। और इतनी जल्दी क्या थी, और जिस तरीके से भाजपा स्टैंड ले रही है कि ये ब्रिटिश सरकार के कानून थे, ये ब्रिटिश एरा के कानून थे, हमने समाप्त कर दिए, बहुत अच्छी बातें करिए, लेकिन ब्रिटिश एरा की तो भाषा इंग्लिश जो है आज भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मान्य है। जो ड्रेसेस हम पहन रहे हैं वो भी ब्रिटिश एरा की है। तो नाम बदलने से चीजें सॉल्व नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल मद्रास हाई कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो आईपीसी कहूंगा। क्यों कहूंगा? मुझसे हिंदी का जो नाम रखा है भारत सरकार ने इन कानूनों का, मुझसे लिया नहीं जाता। ऐसी अनेकों पिटीशन केरला हाई कोर्ट में हो और साउथ के हाई कोर्ट्स हो, उसमें पड़ी हुई है कि इन कानूनों का नाम इंग्लिश में किया जाए, क्योंकि जो रीजनल लैंग्वेज वाले लॉयर्स हैं या जजेस हैं वो इनका नाम भी सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे इसमें कैच है जो कि इतनी आसानी से समझना या मैं समझा पाना बहुत मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ यानी देशद्रोह कानून को खत्म कर दिया था, उस पर स्टे लगा दिया था कि ये कानून बिल्कुल नहीं लाया जाएगा। लेकिन इसी कानून में के धारा 150 बीएनएस कानून की धारा 150 में इसको और खतरनाक करके इन्होंने पेश कर दिया है, यानी लागू कर दिया है। इसी तरीके के बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें मैं एक एक करके समझना चाहती हूँ। लेकिन मैं देशद्रोह कानून की जो बात आप कर रहे हैं, थोड़ा इसको भी मैं अपने दर्शकों के लिए चाहती हूँ कि थोड़ा सा विस्तार से आप जानकारी दें कि कांग्रेस की इस पर क्या आपत्तियां हैं, क्यों इसे काले कानूनों की संज्ञा कांग्रेस दे रही है। ये जो देशद्रोह के कानून की बात आप कर रहे हैं, जिसका आपने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी मना कर चुका है, लेकिन मेरे पास एक न्यूज़ आई राजस्थान में जो एसजीपीसी के हेड हैं, वहाँ एसजीपीसी यूनिट के राजस्थान के हेड हैं और तेजिंदर पाल टिम्मा उनका नाम है। इन्होंने इनके ऊपर भी जो है इसी नए कानूनों के तहत जो है
ये देशद्रोह का मुकदमा, एंटी नेशनल सेंटिमेंट भड़काने का मुकदमा इन पर दर्ज किया गया है। ये सुखबीर बादल जो हैं उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की आलोचना की है, आपत्ति की है। और साथ ही साथ ये भी जोड़ा गया है कि क्या ये अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने के लिए भी कानून लाए गए हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिस देशद्रोह की धारा पर आप आपत्ति जता रहे हैं वो असल में है क्या? देखिए, अगर आप सेक्शन 150 ऑफ बीएनएस पढ़ेंगे तो इसमें बिल्कुल कहा गया है कि कंसीलिंग विथ इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर। तो यानी उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से इस भाजपा सरकार ने कानून लागू किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड यानी इलीगल करार दिया था। तो यहाँ पे अभी सवाल ये नहीं है कि किसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, किसके ऊपर नहीं हुआ। अभी सवाल ये है कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन है, इनकी लीगलिटी को, बहुत सारी धाराओं को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में भी। तो उसका भी क्या आदेश आएगा वो भी देखने वाला होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अगर लागू हो गया 1 जुलाई से, तो अब इसी कानून के अंतर्गत केसेस चलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो 1 जुलाई से पहले के केस रजिस्टर्ड है वो पुरानी सीआरपीसी के अंतर्गत चलेंगे, और जो 1 जुलाई के बाद मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो नई सीआरपीसी के अंतर्गत चलेंगे। यानी एक देश 4 कानून कर दिया भाजपा ने, जो नारा भरती थी एक देश एक कानून का। तो अभी पुराने ट्रायल, अब ट्रायल तो 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल तक चलता है, तो वो पुराने कानून के हिसाब से चलेंगे या नए कानून के हिसाब से चलेंगे। तो ये ना लॉयर को समझ में आ रहा है ना जजेस को समझ में आ रहा है। और बहुत सारे प्रावधान है, जैसे आप आईपीसी को रिप्लेस किया है, तो रिप्लेस करके इन्होंने 21 नए प्रावधान जोड़े हैं, नए ऑफेंसेस जोड़े हैं, जिसमें मुख्य हैं हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हेट स्पीच और सेडिशन, जिसकी मैं बात कर रहा था। लेकिन अब सवाल यह है कि जो आतंकवाद से रिलेटेड कानून है उसके लिए स्पेसिफिक लॉज हैं, स्पेसिफिक पनिशमेंट है। तो ये जो नया कानून बनाया, मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन मुख्य धाराएं पढ़े, भारतीय न्याय संहिता, ये नया कानून है। इसके अंतर्गत इसमें आतंकवाद को भी घुसा दिया गया। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब आतंकवाद ऑलरेडी दूसरे कानून हैं उसके, तो इसमें घुसाने की क्या जरूरत थी। तो मेन मुद्दा यह है कि संसद जो होता है उसमें बहुत काबिल लोग होते हैं और एक प्रोसीजर होता है, और इन्होंने कानून में 50 से ज्यादा नोट लगाए गए थे विपक्ष के नेताओं के द्वारा, वो भी माने नहीं गए हैं। और बहुत सारी जेपीसी को भेजा जाता है रिकमेंडेशंस, वो भी नहीं लागू की गई। तो इस चीज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में केस है कि ये जो प्रोसेस इन्होंने अप्लाई किया है इस कानून को लागू करने का, क्या ये भी वैलिड है या नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे वो कह रहे कि हमने अंग्रेजों के जो काल था उसके कानून उनको खत्म कर दिया। सारे देश में कॉर्पोरेट लॉज जो हैं वो आप देख लीजिए कि सारे कॉर्पोरेट लॉज ब्रिटिश के ही चलते हैं, चाहे कंपनी लॉ हो, आर्बिट्रेशन लॉ हो, जितने भी लॉज है सब देश में वही चलते हैं। तो ये केवल झूठ बोलना, गुमराह करना, एक हिंदी का नाम डाल देना, इससे हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सही नहीं होगा। इन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ये साक्ष्य अधिनियम लेके आए हैं। तो इसमें क्या है, बहुत सारा एडवांस किया है इन्होंने कि जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ऑडियो होगा, वो एविडेंस माना जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही है या नहीं है। अभी पिछले महीने मैं एक खबर पढ़ रहा था कि दिल्ली की कंज्यूमर कोर्ट थी, उसको बंद कर दिया गया। क्यों? ना उसमें टॉयलेट था, ना पानी पीने का था, ना उसमें स्टेनो था। तो अभी तो हमारे देश को एक जुडिशरी को अगर रिफॉर्म करना है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को रिफॉर्म करना है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि स्टेनोग्राफर है या नहीं है, एडमिन है या नहीं है, टाइप राइटर जो टाइप करते हैं वो है नहीं है, सफिशिएंट स्टाफ है या नहीं है, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तभी आप इस तरह के कानून लागू कर सकते थे। लेकिन जल्दी में लागू करने की वजह से आने वाले समय में आप देखोगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देश फेस करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है नेहा जी कि सब इंस्पेक्टर्स एफआईआर लिखते हैं। क्या उनकी ट्रेनिंग हुई है पिछले 6 महीनों में? बिल्कुल नहीं हुई। क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो डिसाइड करेंगे ट्रायल को सीआरपीसी के अंतर्गत, इंडियन एविडेंस के अंतर्गत, ये जो नए कानून बने हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग हुई है? बिल्कुल नहीं। लॉयर हैं, खुद पढ़ रहे हैं और कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ समझ रहे हैं। तो यही नहीं है, पुरानी जो आईपीसी थी उसमें 511 धाराएं थी, इसमें 358 कर दी। तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, लॉयर्स को भी, पत्रकारों को भी, आम लोगों को भी। लेकिन इसमें जो विक्टिम होता है या जो आरोपी होता है
वो स्ट्रगल कर रहा है अपने अधिकार जानने का और अपनी ऑब्लिगेशंस की क्या ड्यूटीज हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या स्ट्रगल, मतलब पूरी तरीके से पूरा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जितना भी था हमारा सिस्टम एक तरीके से हो सकता है कोलैप्स कर जाए आने वाले वक्त में। बहुत बड़ी और चिंता जताई है आपने यहाँ पर कि इस तरह की कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली और उसके साथ ही मतलब बिना डिस्कशन के ये कानून पास भी करवाया गया सदन से, और उसके बाद जिस तरीके से इस कानून को लागू किया जाना चाहिए था उसकी जो तैयारी है वो भी सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं दिखती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो भारत की न्याय व्यवस्था पर ये जो सवाल उठ रहे हैं नए कानूनों को लेकर, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब बात न्याय की आती है तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें प्रमुखता दी जाती है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अधिकारों का संरक्षण हो सके, अधिकारों का जो है मूल्यांकन भी समय समय पर बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब न्याय की बात आती है तो इस पर बिना बहस बिना चर्चा के सदन से पास हो गया ये कानून। और यही आपत्ति कांग्रेस को है कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी। इन प्रावधानों को समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे जिसमें लिंचिंग जैसे एक अलग कानून का इसमें समावेशन किया गया है। कांग्रेस की वो आपत्तियां क्या हैं नए कानूनों को लेकर, उनको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और पहले हिस्से में मलिक जी आपने जो भी बातें रखी वो तो कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं कि जो पुलिस तंत्र है भारत का उनको भी ट्रेनिंग नहीं दी गई कि ये जो नए कानून हैं इनमें क्या क्या प्रावधान हैं। तो क्या किसी तरह की अराजकता वाली स्थिति आप देख पा रहे हैं? आपके ये आरोप हैं, हालांकि इन आरोपों पर जो बीजेपी है वो बार बार अपना बचाव करती आ रही है, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि किसी को जानकारी नहीं है अभी तक। पुलिस ज़्यादातर थानों में जो है इंस्पेक्टर या थाना इंचार्ज है उनको पुराने कानूनों की ही समझ है, नए कानूनों पर समझ डेवलप करने में ही काफ़ी वक्त लग जा सकता है क्योंकि बिना तैयारी के ही इसे ज़बरदस्ती लागू कर दिया गया। मलिक जी मैं आप समझना चाहती हूँ, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले लिंचिंग के लिए एक अलग कानून की बात कही थी, इसे लेकर मांग भी हो रही थी, लेकिन अब इसमें जोड़ा गया है कि ये क्लॉज 103 है बीएनएस के अंदर, जिसमें कि रेस, कम्युनिटी, कास्ट और इसी तरह के जो अपराध होंगे उन्हें लिंचिंग के तहत इसमें शामिल किया गया है। क्या ये एक मांग नहीं थी लंबे वक्त से? ये तो विपक्ष की ही मांग थी जिसे कि बीएनएस में सत्ता पक्ष ने जोड़ने की कोशिश की, और अब ये एक अलग से कानून है, अलग से प्रावधान है इस तरह की घटनाओं, इस तरह के अपराध पर अंकुश लगाने के लिए। बिल्कुल, देखिए क्या है, कोई भी अगर नए क्राइम होते हैं तो उसके लिए कानून बनना चाहिए, लेकिन ये तो अमेंडमेंट लाके भी इसमें घुसाया जा सकता था, इंसर्ट किया जा सकता धारा। मान लो इन्होंने जो नया हमारा आईपीसी है बीएनएस, उसमें 21 नए ऑफेंसेस जोड़े गए हैं, उसमें मॉब लिंचिंग भी है। तो मैं मान रहा हूं कि अमेंडमेंट लाके भी आप घुसा सकते थे तो वो आसान होता लोगों को समझने के लिए। और जैसे मैं आपको कह रहा हूं ट्रेनिंग नहीं हुई है, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है पूरे क्रिमिनल जो भी अमेंडमेंट हुए हैं या नए लॉ आए हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पुलिस को कस्टडी मिलती थी वो 15 दिन की मिलती थी, उसको बढ़ा के 60 से 90 दिन कर दिया गया। यानी पीएमएलए एक्ट जो सबसे खतरनाक कानून है देश में भ्रष्टाचार का या आतंकवाद है, उसमें भी पुलिस 15 दिन की रिमांड मांगती थी, अब वो डायरेक्ट 90 दिन की रिमांड मांगेगी जर्नल ऑफेंस में। तो सोचने वाली बात है, इससे पुलिस टॉर्चर बढ़ेगा, पुलिस अब्यूज बढ़ेगा। वो केवल एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि हम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जज साहब हमें 90 दिन की पुलिस कस्टडी दीजिए इस आरोपी की क्योंकि इसने हमला किया है किसी पे। तो ये जर्नल कानून को और आतंकवाद वाले कानून को और पीएमएलए कानून को बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके रख दिया है। तो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो होता है, जो कि जिस तरीके से मतलब कोई खतरनाक ऑफेंस है उसको भी एक ही कैटेगरी में, और जो साधारण ऑफेंस है उसको भी एक ही कैटेगरी में रख दिया। तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और पुलिस की तो बात यह है कि जिस तरीके से पुलिस काम करती है हमारे देश में, उनको पहले भी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत थी और आज भी जरूरत थी, लेकिन नए कानून ला दिए तो आप सोच लीजिए पूरा सिस्टम एक तरीके से कोलैप्स हो रहा है। अभी इसमें क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक समन भी भेजे जाएंगे, लेकिन अगर आप मानिए गांव है जिसका कोई आरोपी है, उसने कोई क्राइम किया है, ना वो मोबाइल यूज करता है ना ही उसके पास ईमेल है, तो इलेक्ट्रॉनिक समन कैसे भेजेंगे? तो ये क्लियरिटी नहीं है। दूसरा कि वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हम पुलिस से
पुलिस को एक तरीके से ताकत देने की कोशिश की है सरकार ने, और लोकतंत्र में वो बहुत खतरे की घंटी है। हो सकता है विपक्ष के खिलाफ इस तरह की मुकदमे दर्ज किए जाएं और उनकी आवाज बंद करने का काम हो, यही देख सकते हैं। एक सवाल जो कि भारत की पुलिस तंत्र, पुलिस व्यवस्था पर जो है, शासन पर ये उठते रहे हैं बार बार कि पुलिस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन ये जो नया कानून है ये कहता है कि हर मसले पर एफआईआर की जानी चाहिए। इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एफआईआर तो पहले भी यही कानून था कि कोई भी अगर आपके पास कोई कंप्लेंट लेके आता है, तहरीर लेके आता है और वो कानून के अंतर्गत आती है, तो आपको मुकदमा दर्ज करना है, बाद में इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये पहले से ये ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तभी इसका रिजल्ट आएगा। आप कानून बनाने से, नए कानून लाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और जिस तरीके से इन कानूनों को लाया गया है उसमें मुख्य है कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स पे डिसीजन आएंगे। अगर आरोपी जो है वो एब्सेंट भी है तो भी ट्रायल चलेगा। तो फोरेंसिक की मैं एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं आपको। हमारे देश में फोरेंसिक साइंटिस्ट है ही नहीं, ना की बराबर है। दिल्ली में 700 फोरेंसिक साइंटिस्ट चाहिए आज की डेट में, तभी फोरेंसिक ट्रायल हो सकता है, तभी ये ऑडियो वीडियो और जितनी भी एक्सपर्ट रिपोर्ट्स होती हैं तभी इस पे फैसले जल्दी आ सकते हैं। अब तो ये भी इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी महिला का अगर बलात्कार होता है तो उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके एज ए स्टेटमेंट भी रखा जा सकता है। तो अभी किस तरीके से इसका फॉलो होगा, प्रोसेस होगा, ये देखने वाली बात है। इतना आसान नहीं है कहना या समझना इस चीज को। जी, लेकिन एक आम नागरिक के लिए, एक आम भारतीय नागरिक के लिए क्या इन कानूनों को ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर हर मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के इसमें निर्देश दिए गए नए कानूनों के जरिए, तो पुलिस पर एक किस्म का प्रेशर भी बनेगा कि जनता के, चाहे वो छोटी समस्याएं क्यों ना हो, आपको उस पर जो है एक्शन लेना है और समय रहते एक्शन लेना है क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है? नहीं, क्योंकि 511 सेक्शन थे, अब 358 सेक्शन है, तो और जो छोटे छोटे सेक्शंस थे वो तो और वैसे ही हट गए हैं जी। तो अब तो और पुलिस के पास स्पेस है कि वो स्पेसिफिक कंप्लेंट आएगी तभी एफआईआर दर्ज करेगी। अगर आप, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें मैंडेटरी है कि आपको एफआईआर दर्ज ही करनी है कि अगर कोई भी आपके पास शिकायत लेके जाता है। ये पहले से ही कानून है हमारे देश में। ये अगर स्पेसिफिक लिख रहे हैं लेकिन लागू तो पुलिस को ही करना है। तो पुलिस किसके अधीन आती है? पुलिस सरकार के अधीन आती है। पुलिस को, सरकार को चाहिए पुलिस को ट्रेन करे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले और तभी उनकी मोरल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोफेशनल इथिक्स है, उनकी क्लासेस ले कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए पुलिसमैन, और नागरिकों के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है। अगर वो उस तरह की ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चलाए जाएं कॉलेजेस में और इनको ट्रेन किया जाए तो बेहतर रिजल्ट आएगा। मुझे नहीं लगता कि कानून बनाने से चीजें खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं होंगी। जी, लेकिन क्योंकि आप तो लीगल एक्सपर्ट हैं, तो ये इस तरह की खबरें हर दूसरे दिन ज़रूर आपने भी देखी होंगी कि आईपीसी में बदलाव की, सीआरपीसी में बदलाव की ज़रूरत है, सुधारों की ज़रूरत है, समय के अनुसार अपडेशन की ज़रूरत है। बहुत सारे अपराधों के जो है कानून ही अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उन सभी को जोड़ने की कोशिश सत्ता पक्ष ने इस बात का दावा किया कि हमने किया है। एक कानून जो है वो है क्लॉज 69 बीएनएस का। अगर आपने देखा होगा, कांग्रेस कहती है कहीं ना कहीं इस कानून के जरिए सत्ता पक्ष जो है लव जिहाद के एजेंडे को लाइमलाइट देने की कोशिश कर रही है या फिर उसे एक ऐसे अपराध की श्रेणी में खड़ा करने की कोशिश कर रही है जिससे कि वो पॉलिटिकल बेनिफिट उठा सके। कौन सा, आपने कौन सी धारा बताई? क्लॉज 69 बीएनएस। 69 तो ये नहीं कह रहा है, कुछ और कह रहा है। एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अरेस्टेड डॉक्यूमेंट है ये। तो अभी वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हम लॉयर हैं और आप पत्रकार हैं, तो कैसे होगा कि हमें धाराएं भी बताई जा रही हैं तो हमें देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। चलिए, मैं उम्मीद करूंगी कि आप जरूर इस धारा को देखिएगा, चेक कीजिएगा। क्लॉज 69 जिसमें लव जिहाद की बात कर, जी मेरे हाथ में है, मैं डॉक्यूमेंट लेके बैठा हूं और ये क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तो द एडमिशन ऑफ ए पार्टी टू एन अरेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ शैल बी सफिशिएंट ऑफ ए कंट्री सॉवरेन बाय रिकॉग्निशन देयरफॉर। नहीं, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल अलग धारा है। जी। तो
कोई भी कानून लाने की आपकी बात से मैं सहमत हूं। वक्त के हिसाब से कानून बदलने चाहिए और उसको एडवांस करना चाहिए। जो भी वक्त की मांग है उसके अनुसार संसद का काम ही कानून बनाना होता है। तो हम उसके विरुद्ध नहीं है कि कानून ना बनाए या नए कानून ना लाए, बिल्कुल लाए, लेकिन उसका प्रोसीजर पे हम सवाल उठा रहे हैं। अब तो जैसे मॉब कांग्रेस लिंचिंग का का जो आपने ये पूरा का पूरा सवाल है ये प्रोसीजर पे ना कि किसी विशेष प्रावधानों के खिलाफ है। देखिए, प्रावधान तो तभी हम चर्चा करेंगे जब संसद में चर्चा होगी। वो बेस्ट जगह जो है कानून को डिस्कस करने की वो संसद है। हमें भी नहीं पता हमारी पार्टी कौन सी धाराओं पे क्या क्या ऑब्जेक्शन लेती, कौन सा नेता क्या क्या ऑब्जेक्शन किन धाराओं पे लेता। लेकिन जिस कमेटी में, पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर कांग्रेस के 2-3 नेता होंगे तो उन्होंने ऑब्जेक्शन डाले। ये भी नहीं पता रिकॉर्ड पे कि किसने क्या ऑब्जेक्शन डाले। मोटा मोटा ये पता है 50 ऑब्जेक्शन नोट थे जो डाले गए, जिसमें से बहुत सारे जो थे वो नहीं माने सरकार ने। तो तभी पता लगता है ऑन रिकॉर्ड जब क्या चर्चा हुई क्या नहीं चर्चा हुई। तो चर्चा लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि इन कानूनों को, इतने महत्वपूर्ण कानूनों को में नहीं हुई। यही सबसे खतरनाक चीज है। जी, तो ये कानूनों को चर्चा के जरिए जरूर लाना चाहिए था। और आपने जेपीसी का भी शुरुआत में ही जिक्र किया कि इसे जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी भेजा जाना चाहिए। जल्दबाजी में है, तो जल्दबाजी में है तो क्या मोटिव आप देख पा रहे हैं? किस मोटिव को कांग्रेस यहाँ पर जनता के सामने रखने की कोशिश कर रही है? अगर ये आरोप है तो इन आरोपों के पीछे का कारण क्या देख रही है कांग्रेस? देखिए, आरोप नहीं लगा रहे हम, ये तो प्राइमा फेसाई है, सब कुछ सामने है। 25% 150 सांसद संसद से बाहर थे तब ये कानून पास कर दिए गए बिना चर्चा के। जी। तो ये अगर आप देश की क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को पूरा बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल बदलिए। कोई अधिकार है सरकार को और विपक्ष को भी अधिकार है कि उसमें चर्चा में हिस्सा ले, लेकिन जब चर्चा ही नहीं होगी, गलत तरीके से आप कानून बनाओगे तो उससे अच्छे कानून नहीं बनेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑब्जर्व किया है एक केस में कि पहले ऐसे कानून बनते थे कि कोर्ट में कोई भी केस नहीं आता था कानून को लेके, और आज कोई भी कानून बनता है सबसे पहले उसकी लीगैलिटी, उसकी वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है। क्यों होती है? कि वे इलीगल है। किसी को लगता है वो इलीगल है तभी तो चैलेंज कर रहे हैं, वरना नहीं करते। और जिस तरीके से नाम रखा गया है, साउथ इंडियन स्टेट यही कह रहे हैं कि हमसे ये नाम लिए भी नहीं जा रहे हैं। इस पे भी बहुत सारी पिटीशन भारत की डाइवर्सिटी जो है उसके भी खिलाफ कहीं ना कहीं इन कानूनों को देखने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। और विपक्ष के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे समझने की कोशिश करूंगी कि कांग्रेस की जो आपत्तियां हैं वो क्या प्रावधान विशेष आपत्तियां हैं या फिर समूचे कानून को ही चाहती है कांग्रेस को? क्योंकि आरोप ये भी है कि जल्दबाजी में लाया गया, बिना बहस के लाया गया, इसीलिए कानून का जो तंत्र है उसमें एक किस्म की अराजकता इनकी वजह से देखने को मिल रही है। और ऐसे देश में जहां पर सैकड़ों लाखों की संख्या में जो है अंडर ट्रायल जो है जेलों में कैद हैं और कई बार जस्टिस भी टिप्पणी कर चुके हैं कि समय रहते हुए न्याय नहीं मिल पाता, यानी कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, ये स्थिति भारत में देखी जाती रही है। ऐसे में ये 3 नए कानून और इस पर बिना बहस, बिना विवाद विमर्श के इनका पास हो जाना, आपत्तियां ढेर सारी हैं। मलिक जी, क्योंकि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाई, ये तो आप मुझे लगता है बार बार कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में जब वहाँ पर मौजूद होते होंगे तो इस बात का जिक्र आपने किया भी होगा, सुना भी होगा। इस पूरी परिस्थिति से मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ कि भारत में जो कानूनी न्याय है, कहीं ना कहीं भारत की जो जनता है उन्हें एक ऐसे उलझन वाली स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत ही है, अभी 1 जुलाई से ये कानून लागू हुआ है, आज हम 12 जुलाई को ये चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत है जो आने वाले दिनों में इससे हमारी अदालतें हों या फिर हमारे जो पुलिस थाने हों या फिर जो हमारे जेल हैं, वहाँ पर अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और वहाँ पर जो जेल है, पहले से ही ये कहा जाता है कि जो क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा जो कैदी हैं या फिर अंडर ट्रायल हैं या फिर जो दोषी हैं वो भुगत रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। किस तरह की स्थिति कांग्रेस देख रही है? मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए जरूर यहाँ पर थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी अंडर ट्रायल और बढ़ जाएंगे या नए कानून आने से बहुत सारे मुकदमे और फाइल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का है, पुरानी लॉ और नई लॉ।
यानी 1 जुलाई से पहले जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो पुरानी लॉ के अंतर्गत चलेंगे, पुराने प्रोसीजर के अंतर्गत चलेंगे, और जो 1 तारीख के बाद मुकदमे दर्ज हुए हैं वो नई लॉ के अंतर्गत चलेंगे, मान लीजिए। तो पुलिस भी कंफ्यूज रहेगी कौन से केस में क्या पेश करना है, और वकील भी कंफ्यूज रहेंगे और जज भी कंफ्यूज रहेंगे। तो ये किस तरीके का कानून है, मेरी तो समझ से ही बाहर है कि ऐसा, मतलब एक लेमैन की नजर से, अगर आप एक न्यूट्रल इंडियन की नजर से देखेंगे तो आपको लगेगा परिवर्तन बहुत जरूरी होना चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहा है अगर आप उससे जानेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आप सोच सकती हैं कि सीआरपीसी पुराना लगेगा, 1 जुलाई से पहले जो मुकदमे चल रहे हैं वो 10 साल तक केस चलेगा। मान लीजिए 2010 में फैसला आएगा तो हम पुराने सारे कानून वो लागू हो रहे हैं, और अब जो एफआईआर होगी उसमें नए कानून लागू होंगे। तो वकील क्या करे, पुराने कानून पढ़े नए पढ़े, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है वो लागू होंगे नहीं होंगे। इस चर्चा से मलिक जी मुझे यहाँ तक थोड़ी सी जो समझ ये आ रही है कि क्या ये कोशिश की गई है कि कानूनों को एक नया नाम दिया जाए, उसका कवर जो है वो चेंज कर दिया जाए, क्योंकि एक आरोप ये भी है कि ज़्यादातर जो प्रावधान है वो वैसे ही हैं। कुछ प्रावधान इसमें जो है नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर वही हैं। तो क्या ये कोशिश की गई है कि सिर्फ कवर चेंज हो जाना चाहिए, नाम चेंज हो जाना चाहिए, और सिर्फ पॉलिटिक्स इसका मकसद है, ना कि कानूनों में अपडेशन जिसकी रिक्वायरमेंट थी, ऐसा कुछ नियत था, और इसी वजह से जनता को या फिर पुलिस तंत्र को या फिर न्याय प्रणाली को ही कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? कांग्रेस ये कहना चाहती है? देखिए, बिल्कुल नाम बदल गया है, मैं इस बात से सहमत हूं। धाराएं भी बदल दी हैं, जैसे 302 में मर्डर होता था, अब शायद 103 में होगा। धाराओं का भी खेल है, धाराएं भी बदल गई, लेकिन उससे पूरा कंफ्यूजन हो गया है। अब दूसरी बात यह है कि किस तरीके से बदला गया, प्रोसीजर सबसे बड़ा इशू है। किस तरीके के कानून लाए गए वो प्रोसीजर है, ना ट्रेनिंग का पता, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का पता, ना जुडिशियल ऑफिसर का पता, कितनी वैकेंसी खाली है, कितने स्टाफ खाली है। अगर आपने डिबेट शुरू की मुझसे पहले, सबसे पहले आपने मेरा माइक टेस्ट किया, वीडियो चेक किया, हर चीज चेक की, तब आप मेरे को स्क्रीन पे लेके आए। तो अगर कानून आप बनाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं हम इसको लागू कैसे करेंगे, हमारी क्या तैयारी है। वो तैयारी जीरो है। जीरो एफआईआर का भी इसमें जिक्र है कि जीरो एफआईआर हुआ करेगी, पहले भी प्रावधान था, लेकिन जो सिस्टम बदला गया है, सिस्टम बदलने के लिए पहले पूरी तैयारी की जाती है, जो कि इस सरकार ने तैयारी नहीं की, वही घातक है वकीलों के लिए भी, जजेस के लिए भी, और जो अक्यूज्ड हैं, विक्टिम है, सबके लिए। आपने एक जिक्र ये भी किया था कि जो सीआरपीसी में पहले 15 दिनों की लिमिट थी पुलिस कस्टडी में रखने का, उसे अप टू 90 डेज कर दिया गया है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि इससे जेलों में जो है भीड़ नहीं बढ़ेगी और जो है मामलों में जो है ज़्यादा इसकी संख्या में इजाफा नहीं होगा। लेकिन ये उस स्थिति को दिखा रहे हैं कि जेलों में भीड़ बढ़ सकती है और अंडर ट्रायल कैदी उनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा हो सकता है। नहीं, वो जेल में तो बाद में जाएंगे ना, वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में जाएंगे, तो पुलिस की कस्टडी में रहेंगे जी। लेकिन सवाल ये है कि वो 15 दिन की कस्टडी भी पीएमएल एक्ट कानून जैसे धाराओं में, सख्त जो धाराएं हीनियस क्राइम है, उनमें 15 दिन की कस्टडी मिलती थी। अब जनरल कानून में मतलब छोटा ऑफेंस है तो भी 90 दिन की पुलिस कस्टडी मांगेगा, तो ये कितना खतरनाक है। आप कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस के हिसाब से पुलिस कस्टडी बढ़ाइए। मान लीजिए आतंकवाद का केस है, आप मान लीजिए 40 दिन कर दीजिए, 90 दिन कर दीजिए, लेकिन अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया है या किसी ने किसकी चोरी कर ली है तो उसमें भी आप 90 दिन की पुलिस कस्टडी मांग रहे हैं। क्या पुलिस कस्टडी अगर आप मांग रहे हैं, क्या पुलिस के पास इतने रूम्स हैं, इतने लॉकअप्स हैं कि वो रख सके अपने थानों में? जी। तो वही मैं कह रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है या नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड है नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर है या नहीं है। हम सब चीजें तो बहुत एडवांस की बातें कर रहे हैं कि मीडिया क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल होगा, इलेक्ट्रॉनिक समन जाएंगे, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास फोरेंसिक साइंटिस्ट नहीं है, हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, तो आप कैसे कोर्ट को असिस्ट करोगे? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा, जो सरकारी वकील होता है, वो कैसे लड़ेगा इन कानूनों पे? खोखली मतलब आपने बिल्डिंग बना दी, अंदर कुछ नहीं है, दीवारें खड़ी कर दी हैं। कांग्रेस जिस डाइवर्सिटी पर चोट इन कानूनों को कह रही है, क्या इस मुद्दे को कांग्रेस प्रमुखता से उठाने की कोशिश करना चाह रही है सत्ता पक्ष के सामने? क्या वो ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है कि इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए? देखिए, अब तो ये कानून बन चुके हैं,
लागू हो चुके हैं, बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज हो गए, जी। तो इतना आसान नहीं होगा कि इसको वापस किया जाए। लेकिन हमने पहले ही कहा कि अगर ये चर्चा के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से अगर ये कानून बनते तो बहुत बेहतर होता। सुप्रीम जी। कोर्ट के सामने बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, रिजल्ट आ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मान लीजिए कह दिया कि सब कानून इलीगल है, इलीगल तरीके से बने, फिर क्या होगा? जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का केस हुआ कि वो पूरी जितने भी अमेंडमेंट थे सबको इलीगल ठहरा दिया, अवैध हो गए। तो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इसको अवैध ठहरा देता है तो फिर सरकार कहां जाएगी? ये है सवाल। जी, पर सुप्रीम कोर्ट से जो मौजूदा सीजे आए हैं उनसे सवाल किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। लेकिन क्या उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में है केस, कोर्ट में है इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। आउटसाइड कोर्ट बोल रहे थे किसी क्वेश्चन का, सवाल का जवाब समारोह दे के रहे थे। दौरान। जी जी, जी। तो इसमें क्या कांग्रेस अगर चाहती है कि ये लागू हो गया है, लेकिन इस पे बहस होनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए? देखिए, वापस हम तो चाहते हैं कि वापस फिर इसको रद्द करें, फिर से डिबेट करें, फिर से लागू करें। कायदा तो ये है, लेकिन कुछ चीजें तीर कमान से निकल जाता है, वापस नहीं लाया जा सकता ना। उसका परिणाम देखना होगा कि ये जो तीर निकला है कहाँ चोट करेगा, नहीं करेगा, खराब होगा, ये बाद में पता लगेगा। अब तो तीर निकल चुका है। जी, एज ए लीगल एक्सपर्ट और कांग्रेस के मेंबर होने के नाते विपक्ष इन कानूनों की किन धाराओं पर ज़्यादा पैनी नज़र बनाए हुए, जहां पर आप ज़्यादा गहराई से इसको देख रहे हैं या फिर इसके तहत जो मामले दर्ज हो रहे हैं, मैं चाहती हूं कि वो धाराएं जिनका सीधे सीधे भारत की जनता, भारत के नागरिकों से कनेक्शन है और वो उनकी दिनचर्या को प्रभावित भी कर सकता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो 150 बीएनएस की धारा 150 है, जो कि सेडिशन यानी देशद्रोह को और खतरनाक बना दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध ठहराया था और कहा था ये हटाइए। तो इन्होंने फिर जोड़ दिया, तो ये महत्वपूर्ण है किस तरीके से होगा। दूसरा, इन्होंने प्रोसीजर में बदलाव किया है, कस्टडी, पुलिस कस्टडी का 15 दिन से बढ़ा के 90 दिन कर दिया है। ये सबसे खतरनाक है। ये नागरिकों के सिविल लिबर्टीज पे हमला है। ये किस पे होगा ये नहीं है, ये किसी पे भी होगा, आप पे होगा, मुझ पे होगा, कांग्रेस पे होगा, बीजेपी, ये मुद्दा नहीं है। ये देश के नागरिकों के खिलाफ है, ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, देश के नागरिकों के खिलाफ है। और हम सारे नागरिकों की आवाज उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, आगे भी उठाएंगे। जी, और आपने जो स्पष्ट किया है कि भारत की जनता को भी इन प्रावधानों को देखना चाहिए कि क्या इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, और इन कानूनों को कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इंडिया की डाइवर्सिटी के ऊपर भी आघात बता रही है, समझेंगे। और हम भारत में जो नए कानून लागू हो चुके हैं 1 जुलाई से, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष की आपत्तियां क्या हैं इस कानून से और इसे क्यों जनता के अधिकारों पर उसे कुचलने की तरह से इन्हें देखा जा रहा है, बताया जा रहा है। मलिक जी, आपने भारत की डाइवर्सिटी पर इसे कहा है कि ये किसी तरह से आघात है क्योंकि इसका हिंदी में नामकरण किया गया है। क्या ये महज राजनीति से प्रेरित आरोप नहीं लगते? देखिए, मैंने नहीं कहा, ये तो मद्रास हाई कोर्ट के जज ने कहा है। वहां पे पिटीशंस फाइल है केरला हाई कोर्ट में और साउथ इंडियन कोर्ट्स के हाई कोर्ट में कि ये नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, हिंदी का नाम है, इसको इंग्लिश में किया जाए। ये पिटीशन ऑलरेडी फाइल है, ये मेरा आरोप नहीं है। मतलब सिटिंग जस्टिस जो है मद्रास हाई कोर्ट के, वो बोल रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, हम तो आईपीसी बोलेंगे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जज कह रहे हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है, जो इन कानूनों को क्या इसके परिणाम होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तो वकीलों, आप बड़े बड़े एक्सपर्ट से भी, जो लीडिंग लॉयर्स हैं इंडिया के, उनसे भी आप इन पे चर्चा करेंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब वो भी नहीं दे पाएंगे। हाँ, मैं तो अभी जूनियर लॉयर की कैटेगरी में आप कह सकते हैं, बहुत सीनियर लॉयर्स हैं, जितनी मेरी उम्र नहीं उतना उनको तजुर्बा है, वो भी अभी तक इसका समाधान नहीं बता पाएंगे। लेकिन जितने भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनका सब यही कहना है कि काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया है जुडिशरी में भी, और क्या बोलते हैं लॉयर्स में भी, और एक्यूज्ड और विक्टिम में भी। और एक उदाहरण और दूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बेल और अरेस्ट को लेकर था, सतेंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। उस केस में यह कहा गया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं या हाईकोर्ट के जजेस हैं, इसके आधार पर डिसाइड करें बेल या अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के 2 जजेस थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उन्होंने इस आधार पे फैसला दिया, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पास किया कि आप ट्रेनिंग में जाइए, आपको नहीं पता। तो इतने पुराने जो कानून चल रहे थे उसमें भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और जजेस जो है काफी ट्रेनिंग पे जाते हैं, चाहे वो कहीं हर राज्य में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो ट्रेनिंग पे जाते हैं निरंतर, हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में। तो
अब वही सवाल आ रहा है कि जजेस को तो ट्रेनिंग बार को मिल भी जा रही है, उनके पास संसाधन है, गवर्नमेंट है, लेकिन पुलिस वालों के लिए क्या है, लॉयर्स के लिए क्या है? जी। पुलिस कहाँ पे ट्रेनिंग करेगी कि भाई लॉ हमें पढ़ाया जाए? जो एसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, तो इनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा कंफ्यूजन है। पहले तो एकदम कोई भी पुलिस ऑफिसर के पास जाओ कि ये हुआ है साहब, वो एकदम बताते थे इस धारा में मुकदमा दर्ज कर दो। अब क्या बताएंगे वो? कानून, आपने मेरे को कानून बताया और मैंने वो धारा देखी, वो मैच नहीं हुई। तो मैं आपकी काबिलियत पे सवाल नहीं उठा रहा, आपकी रिसर्च पे सवाल नहीं उठा रहा, हम में कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। जी, क्योंकि मैंने भी काफी जो रिसर्च करके ये डेटा निकाला था, लेकिन जब आपने क्लॉज 69 पर कहा कि नहीं ये चीज नहीं है। मेरे पास बुक है, मेरे पास बुक है, इससे ऊपर है नहीं कुछ। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये प्रावधानों को लेकर जो एक उलझन की स्थिति है, इसको समय के साथ ही मुझे लगता है कि स्पष्टता दर्शकों के सामने लाई जाएगी। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो नए कानून हैं और इनके जो अलग अलग प्रावधान हैं वो असल में क्या हैं, और क्या ये जनता के लिए लाए गए हैं या फिर जनता पर और ज़्यादा सत्ता का नकेल लगाम लगाने के लिए लाए गए हैं। एक सवाल मैं ये भी समझना चाहती हूँ मलिक जी, क्या अब इन कानूनों को अदालतों के जरिए ही जो भी इनकी त्रुटियां हैं उनके सुधार की गुंजाइश हम लगा सकते हैं? देखिए, बहुत सारे पिटिशंस हैं, स्पेसिफिक पिटिशंस नहीं है। कुछ तो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को चैलेंज कर रहे हैं, कुछ इसके प्रोसीजर, कानून बनाने की प्रक्रिया को चैलेंज कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक एरिया, ग्रे एरियाज जो हैं और ब्लैक एरियाज जो हैं उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो वही देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जैसे आप मुझसे डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं कांग्रेस, तो ये मुद्दा हम आने वाले वक्त में भी संसद में उठाएंगे। जो भी ग्रे एरियाज हिट करेंगे, जो लोगों को अगर परेशान किया जाएगा, तो ये मुद्दा निरंतर उठाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। जो भी धाराएं हैं, अगर सरकार या पुलिस या कोई भी राज्य सरकार इसका दुरुपयोग करेगी, तो वो हम पूरा प्रावधान जो है, पूरा कानून जो है, धारा जो है, वो बदलवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, संसद में भी और सड़क पर भी। जी, यानी आने वाले समय में जब बजट सत्र शुरू होगा तो हम एक विषय ये भी देखेंगे जिस पर कांग्रेस ये मुद्दा सदन के भीतर उठाएगी। इस तरह के, हालांकि किसी आधिकारिक रूप से पार्टी की तरफ से इस बात का ऐलान हुआ नहीं है। मलिक जी, आप करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर दुरुपयोग होगा, क्योंकि अभी केसेस इस तरीके की लिस्ट नहीं आई है किन के खिलाफ हो रहा है, अगर जनता को परेशान किया जाएगा तो डेफिनेटली हम आवाज उठाएंगे, संसद में भी और संसद के बाहर भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बजट सत्र में उठाएंगे। तो आप अभी देखेंगे कि इन कानूनों को किस तरीके से पुलिस इस्तेमाल कर रही है और क्या वाकई में जनता के उपाय नहीं है, देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल कोई उपाय नहीं है इन कानूनों को समझने का, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जो है बड़े लीडर जो हैं कांग्रेस के, इन कानूनों को लेकर सरकार पर कटाक्ष करते रहते हैं। एक चीज़ मैं और इन कानूनों को लेकर समझना चाहती हूँ कि जब बार बार जो ब्रिटिश उसकी छाया की बात होती है कि हम धीरे धीरे भारत से जो उन निशानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक है। बिल्कुल एक भारत के नागरिक होने के नाते मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते नहीं, क्या इन कानूनों को जिनको हिंदी में नाम दिया गया है, ये उस दिशा में एक बड़ा कदम नहीं है? नहीं, हो सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी भारत का नागरिक हूं और पार्टी और एक लॉ स्टूडेंट भी हूं, पार्टी का कार्यकर्ता बाद में हूं। हो सकता है, लेकिन कथनी और करनी में फर्क होता है। आज हमारे देश को क्या जरूरत है? हमारे देश में स्पोर्ट्स लॉ नहीं है, हमारे देश में गेमिंग लॉ नहीं है, बैटिंग लॉ नहीं है, और कौन सी लॉ नहीं है देश में जो कानून आज वक्त की मांग है। पूरे देश में बैटिंग होती है, लेकिन यही नहीं पता कि ये लीगल है इलीगल है, यही नहीं पता। संसद में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहती है कि बिटकॉइन इलीगल है, इस पे टैक्स लगेगा, बाहर कहती है इलीगल है। तो इतने सारी जगहें हैं जहां पे देश को फायदा भी हो सकता है कि अगर बैटिंग कर रहे हैं लीगलाइज करिए, वरना इसको बंद करिए। लेकिन कोई कानून ही नहीं है, कहीं किसी राज्यों में कसिनो है, किसी में नहीं है। तो लीगलाइज करना, चीजों को कानून बनाना, ये संसद का काम है। लेकिन चिन्हित करके केवल कंट्रोवर्सी पैदा करना, ये कोई बात नहीं है कि भाई कंट्रोवर्सी कर दी और हेडलाइन मैनेज कर ली, हो गया काम। अगर आपको अंग्रेजों से लड़ना है, अंग्रेजों को रिप्लेस करना, करिए। हमने तो अंग्रेजों को भगाया है, लेकिन उनसे बेहतर चीजें हमें देनी होगी। ये आज भी जो प्रावधान इसमें जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है या भारत न्याय संहिता है, इसमें सारे तो लॉर्ड मैकॉले ने जो बनाया था 1860 में, वही कॉपी पेस्ट है।
मैं आपको सैकड़ों कानून बता सकता हूं जो कि इंग्लैंड के वो कॉपी पेस्ट हैं। तो आप क्या क्या बदलोगे? हाँ, बदलना है, अपना सिस्टम बदलना, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे अच्छा करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे चीजें हम बदल सकते हैं। एक झटके में के कानून नाम बदल दिया, चीज बदल गई, नहीं बदल रही। कोर्ट में तो इंग्लिश ही बोली जा रही है आज भी। जी। तो एक नाम बदलने से, सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, बदलिए आप हिंदी। ये होगा बोल्ड डिसीजन। केवल इसको आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कहने से चीजें नहीं बदल रही ना। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है कोर्ट की हमारे। बताइए फिर क्या करूं मैं? भाषा ही उनकी हम यूज कर रहे हैं जी। तो ये केवल भाजपा प्रचार करती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है, जो कि उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, हमें अंग्रेजों से लड़ना है, अंग्रेजों से तरक्की करनी है, हमें उनके देश में क्या, आप इंग्लैंड जाइए, क्या उनकी अच्छाइयां हैं, उनसे बेटर लाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे बेटर लाइए, उनसे अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई। क्यों हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज? मैं खुद गया था पढ़ने। क्यों जा रहे हैं? क्यों लीगल सिस्टम समझ रहे हैं, या कोई क्यों मेडिसिन की पढ़ाई पढ़ने बाहर जा रहा है? उनसे बेटर यहाँ पे करिए, कोई नहीं जाएगा। लेकिन खाली ये कहते रहेंगे कि हमारे सबसे अच्छे, हम सबसे अच्छे, तो गलत है। हमें कंपेयर करके तब बताना पड़ेगा कौन अच्छा कौन खराब। जी। और ये सवाल ज़रूर पूछना होगा कि इन कानूनों की ज़रूरत क्या थी, नए नामों की ज़रूरत क्या थी। अगर आपको पुलिस तंत्र सुधारना है तो बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे विमर्श का रास्ता अपनाया जा सकता है, ताकि जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न्स है, उस पर व्यापक चर्चा के बाद ही कोई एक समग्र जो एक समाधान होता है उसकी दिशा में आगे बढ़ा जा सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मलिक जी, आपने समय निकाला और बीएनएस को हमने कोशिश तो की है कि समझे, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अभी भी स्पष्टता नहीं आ सकी है। लेकिन लगातार जस टीवी के दर्शकों के लिए मेरी ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। एक बार फिर से मलिक जी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट भी हैं, लॉयर भी हैं, और वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस की चिंताओं को उठाते भी रहे हैं। और उनका एक बड़ा सवाल ये है कि इन कानूनों को बिना चर्चा के, सदन में चर्चा किए बिना ही और विपक्ष की अनुपस्थिति में क्यों पास किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने दर्शकों का। आपसे अनुरोध है कि फीडबैक ज़रूर भेजिए info@justbroadcasting.com, या फिर आप सीधे मुझे भी ईमेल भेज सकते हैं neha@justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।